हेलो दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने स्पेक्ट्रम ज्योग्राफी को लेके। आप सभी को पता है शायद कि स्पेक्ट्रम ज्योग्राफी नाम से हमारी एक 3-4 साल में लिखी गई एक ऐसी इम्पोर्टेंट पुस्तक है जिसके अंदर लगभग आपके 100 के आसपास टॉपिक हैं। उन टॉपिक्स को भी मैं आपको बताऊंगा और यहाँ पे ये भी आपको बताने का काम करूँगा कि इस बुक्स के अंदर आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, आरपीएससी, एचपीएससी, पीजीटी, एचटेट या पीजीटी लेवल के लेक्चरर का, यूजीसी नेट जेआरएफ का, अगर आपने 100 क्वेश्चन का कोई एग्ज़ाम दिया तो ये अकेली हमारी पुस्तक आपके उस 100 एग्ज़ाम में से 45 से 50 के बीच में इस बुक्स के अंदर से आता है, जो हमारी स्पेक्ट्रम ज्योग्राफी है। अप्रोक्स 400 पेज के आसपास की ये हमारी बुक्स है और हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव मैटर ही डाला गया है। इस तरीके से डाला है कि बच्चा पढ़ने के दौरान सिर्फ और सिर्फ क्रीम है, जो आपका कहें क्रीम भी कह सकते हैं, या हम बोलें कि वो मैटर जो पेपर में आना है वो पार्ट ना छूट सके, चाहे वो ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी का हो, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का हो, स्टैटिक्स का हो, जियोमॉर्फो का हो, ओशियन का हो, पॉपुलेशन का हो, सभी तरह के टॉपिक ओनली मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें हमने कोई एक नाम से या एक सब्जेक्ट से रिलेटेड काम नहीं किया, ज्योग्राफी की सभी ब्रांचेज को लेके काम किया गया है, इसीलिए इसका नाम स्पेक्ट्रम ज्योग्राफी हमने रखा है। अप्रोक्स 400 पेज के आसपास की हमारी ये बुक्स है, तो इसको जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, इसके अंदर कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो मैंने बताया है, ओशन वगैरह या और जो भी हैं, तो इस तरह के आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे इसमें। तो आज हम एक अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो रहेगा हमारा प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड। तो वो हमारा शायद इसमें 3rd या 4th आपका चैप्टर है, तो उसी के ऊपर मैं आ जाता हूँ ताकि शॉर्ट टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में ये बता सकूँ कि पेपर में क्या पूछा जा रहा है और आपने उसको किस तरीके से आपने सोल्व करना है। तो देखिए, ये हमारा टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक का क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लेट हमारा जो ये स्पेक्ट्रम है, जिस भी कैंडिडेट ने पढ़ा उसका नेट या जेआरएफ या पीजीटी एस्टेट नहीं रहा, तो इस बुक्स का कभी आपको मौका मिले तो इस बुक्स को आप ज़रूर पढ़िएगा। इसमें हमने हर चीज़ को अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश की है। तो अब हम प्लेट टेक्टोनिक जो हमारा चैप्टर है इसके ऊपर पढ़ेंगे कि प्लेटें कैसे मूवमेंट करती हैं, प्लेटों के मूवमेंट करने के दौरान क्या क्या हमारे सामने आउटकम आता है, तो कहाँ पे डाइवर्जेंट एज बनता है, कहाँ पे कन्वर्जेंट एज बनता है, कहाँ पे आपकी सिनेस्ट्रल मूवमेंट होती है, कहाँ पे डेक्स्ट्रल मूवमेंट होती है, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। और उसके बाद में इन प्लेटों के टकराने से या दूर जाने से कहीं पे ग्रैबन बन रहा है, कहीं पे माउंटेन बन रहे हैं, कहीं पे रिफ्ट बन रहा है, कहीं पे हॉर्स माउंटेन वगैरह बन रहे हैं, ये सब बातें इसी प्लेट से जुड़ी हुई बातें हैं। इस प्लेट टेक्टोनिक के चैप्टर के ऊपर या इस टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारे स्कॉलर ने काम किया, जैसे एंटोनियो स्नाइडर ने काम किया, एफ.बी. टेलर ने काम किया, आपका वैगनर ने काम किया और आर्थर होम्स ने काम किया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग पे हैरी हेस ने काम किया। उनके बारे में भी हमने देखना है कि क्या क्या इन्होंने काम किया है और क्या इसका मेन टारगेट रहा था। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चन या वो लाइनें जो पेपर में पूछी जा रही हैं वो आपको ध्यान रहे। देखिए क्या है कि पहली लाइन तो आपने ये ध्यान रखनी है कि कई बार पेपर में इसने क्या पूछा कि आपका जो प्लेट टेक्टोनिक वर्ड किसने दिया है, तो आपको ध्यान होना चाहिए मॉर्गन ने। प्लेट टेक्टोनिक वर्ड, अगर आपसे पूछा जाए अकेला प्लेट वर्ड किसने दिया, तो आपको ध्यान होना चाहिए टूजो विल्सन ने। और अभी पीछे से एक एग्ज़ाम हुआ था शायद 2022 के अंदर, उसमें पूछा गया था कि जो हॉटस्पॉट, क्योंकि ये जो प्लेट वर्ड है इसी से रिलेटेड जो टूजो विल्सन है इन्हीं से रिलेटेड एक लाइन आई थी पेपर में भी, हॉटस्पॉट कंसेप्ट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द इंट्रा प्लेट वोल्केनो विच इज़ बेस्ड ऑन द सी फ्लोर स्प्रेडिंग। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो हॉटस्पॉट कंसेप्ट है ये भी टूजो विल्सन का ही है, जो आपका इंट्रा प्लेट वोल्केनो के ऊपर डिपेंड करता है। यानी जब दो प्लेटें आपस में
टकराती हैं तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, जो सबडक्शन प्रोसेस होती है। सबडक्शन प्रोसेस होने के दौरान बेनियोफ एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे प्लेटें मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं और एक वोल्केनिक eruption का रूप ले लेती हैं। इसके बाद में आप ध्यान रखिएगा, पीछे 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे पूछा गया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग कंसेप्ट है, ये किसका है, ये हैरी हेस का है, परंतु यहाँ पे ये सिर्फ ये लिखा गया कि ये कब आया, तो 1960 में, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि टाइप ऑफ प्लेट्स के ऊपर भी आपको पता हो। अगर देखा जाए तो वैसे मेनली हम ये मानते हैं कि 3 तरह की प्लेट होती है, एक कंटिनेंटल प्लेट, ओशियनिक प्लेट, कंटिनेंटल प्लस ओशियनिक प्लेट। इनमें जो कंटिनेंटल प्लेट होती है उसकी डेंसिटी कम होती है कंपैरेटिव ओशियनिक प्लेट से। तो इसमें मैंने शॉर्टकट में ये लिखा है कि कंटिनेंटल प्लेट है वो सियाल यानी सिलिका और एल्यूमिनियम का मिश्रण है। इसकी जो थिकनेस है 50 to 60 किलोमीटर होती है और इसकी डेंसिटी 2.7 होती है। जब आप इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ोगे तो उसमें आप पाओगे कि कंटिनेंटल प्लेट का या अपर क्रस्ट का जो डेंसिटी है वो 2.7 ग्राम पर क्यूबिक है, जबकि ओशियनिक प्लेट की डेंसिटी, क्योंकि इसके नीचे का पार्ट है, जैसे जैसे हम पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में जाते हैं तो वहाँ पे डेंसिटी आपकी बढ़ती जाती है। तो इसकी थिकनेस है वो 5 से 10 किलोमीटर होती है, परंतु डेंसिटी आपकी 3। ऐसे करते करते इंटरनल पार्ट तक जाते हो तो आपकी 11-13 ऐसे करते करते बढ़ती जाती है ये, क्योंकि जैसे कि आपको याद भी होगा मैंने इस एक अलग वीडियो बनाई थी जिसके अंदर बताया हुआ है कि 2.7, फिर 3, फिर 4.7, फिर 5, फिर 5.5, फिर 11, फिर 13। इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में आपकी डेंसिटी बढ़ती जाती है आपका आउटर क्रस्ट से इनर कोर तक। एवरेज थिकनेस है वो 33 किलोमीटर मानी जाती है। उसके बाद में अगर हम बात करें जो टाइप ऑफ एज, यानी जब 2 प्लेटें टकराती हैं, दूर जाती हैं, उस दौरान का आपका क्या फॉर्मेशन होता है, तो उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। ये देखिए, तो इसने बोला है कि कंस्ट्रक्टिव एज और आपका डिस्ट्रक्टिव एज और ट्रांसफॉर्मल बाउंड्री, ये चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान में। जब 2 प्लेटें आपस में टकराएंगी तो आप उस चीज़ को क्या समझेंगे कि प्लेटें पास आ रही हैं। जब 2 प्लेटें दूर जा रही हैं तो उस चीज़ को हम क्या समझेंगे कि वो, देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जब 2 प्लेटें पास आ रही हैं तो वो टकरा रही हैं, जब 2 प्लेटें दूर जा रही हैं तो वो एक अपसारी मोमेंट है, उनके बीच में कोई ना कोई गैप बन रहा है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल के लिए आपको दर्शाया भी गया है। देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 प्लेटें हैं वो आपका दूर जा रही हैं, जो फर्स्ट प्लेट दिखाई गई है, तो ये डाइवर्जेंट प्रोसेस है। जब 2 प्लेटें पास में आ रही हैं जैसे यहाँ पे दिखाया गया है आपका, तो ये क्या है, ये आपकी कन्वर्जेंट प्रोसेस है। जबकि अगल बगल में खिसकती हैं तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्मल बाउंड्री है। परंतु यहाँ पे जो ये एज है, एज होता है किनारा, जहाँ से अलग हो रही हैं या जहाँ पे टकरा रही हैं या जहाँ से अगल बगल में जा रही हैं। तो यहाँ पे जो आपका किनारा जहाँ से दूर जा रही थी तो ये बीच में एक गैप सा बन रहा है, जैसे रेड सी है आज क्या डाइवर्जेंट का एक एग्जांपल है, मेडिटेरियन सी है एक डाइवर्जेंट का एग्जांपल है। जबकि कन्वर्जेंट की अगर बात करें तो आपका हिमालयन माउंटेन क्या है, कन्वर्जेंट का एक एग्जांपल है। तो इनको आपने ध्यान रखना है कि कौन सा आपका कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है देखिए कंस्ट्रक्टिव / डाइवर्जेंट, यानी डाइवर्जेंट प्रोसेस में रचना होती है। रचना कैसे, डाइवर्जेंट में जब 2 प्लेटें दूर जाएंगी तो कोई ना कोई रचना होगी, क्योंकि ग्रैबन बनेगा, रिफ्ट बनेगा, या मैं कहूँ कोई ना कोई खाड़ी बनेगी, या लावा मैग्मा नीचे से आएगा। तो रचना हुई या नहीं हुई, तो रचना हुई। अगर मैं बात करूँ ट्रांसफॉर्मल बाउंड्री, और एक नीचे लिखा है मैंने कन्वर्जेंट, परंतु इस डाइवर्जेंट के बाद में एक बार आप कन्वर्जेंट को समझिए। तो कन्वर्जेंट का मतलब क्या है, कन्वर्जेंट का मतलब होता है जब 2 प्लेटें पास आती हैं, जैसे कि आपका इसमें आ रही हैं, यहाँ पे जब पास आएंगी तो टकराएंगी तो कंपन होगा, कंपन होगी तो आपका विनाश होगा। विनाश को क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रॉय यानी डिस्ट्रक्टिव। और इसी तरीके से जो कंजर्वेटिव एज है, कंजर्वेटिव एज मीन्स क्या है आपका संरक्षी किनारे। जब 2 प्लेटें आपकी अगल बगल में जाती हैं तो इसका जो एक किनारा होता है ये आपका ट्रांसफॉर्मल बाउंड्री हम इसको कह सकते हैं। इसका एग्जांपल सान एंड्रियास फॉल्ट, इतनी बार पेपर में आया है कि आप इसको ध्यान रखना, आपका आंसर या मैं कहूँ आपको इसके फ्री के नंबर मिलते हैं। सान एंड्रियास फॉल्ट जो आपका कैलिफोर्निया के पास में है, और अरेबियन सी या स्कॉटिश प्लेट, ये इसके कुछ आपके अदर एग्जाम्पल है। कैरिबियन सी भी इस ट्रांसफॉर्मल बाउंड्री का ही एक आपका उदाहरण बनता है, तो आपने ध्यान रखना है। इसके बाद में हम थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट को लेकर किस किस बंदे ने काम किया है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर प्लेटों में जो मूवमेंट हुई है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके माइंड में चले कि एक वैगनर महोदय हुए थे
जिन्होंने पेंजिया पैंथालसा का जिक्र करते हुए बताया था कि कैसे कैसे आपकी एक टाइम ऐसा था कि ये सभी जुड़े हुए थे कंटिनेंट, जो पेंजिया था, और बाद में ये वापस बिखर गया, जो आज हम एक प्रेजेंट में इसके एक फॉर्मेशन देख रहे हैं अर्थ की। तो आपको सिर्फ ये नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ वैगनर ने काम किया, काम कई बंदों ने किया है, कई ज्योग्राफरों ने किया है, वो आपके माइंड में चलना चाहिए। जैसे कि अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले एंटोनियो स्नाइडर, उन्होंने बताया था कि कहीं ना कहीं कंटिनेंट आपके तैर रहे हैं, जैसे सियाल सीमा पे तैरता है, आपकी आइस बर्फ़ में तैरती है, ऐसे इसने कहा कि महाद्वीप हैं जो कंटिनेंट हैं वो भी एक ड्रिफ्ट के रूप में, एक बहाव के रूप में बह रहे हैं। ऐसा सबसे पहले जिक्र करने वाले एंटोनियो स्नाइडर रहे हैं, जिन्होंने, इनकी एक पुस्तक आई थी क्रिएशन एंड इट्स माइग्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखिएगा, क्रिएशन एंड इट्स माइग्रेशन, किसकी, एंटोनियो स्नाइडर की। और इसमें सबसे पहले जिक्र किया था इन्होंने 1858 में। उसके बाद में क्या हुआ, 1910 में कंटिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस, आप सबको याद हो तो स्क्रीनिंग, HPSC स्क्रीनिंग 2016, उसके अंदर पेपर में प्रश्न आया कंटिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस किसकी है, परंतु बंदा वहाँ तक पहुँचता ही नहीं, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट देखते ही बंदा वैगनर को सिलेक्ट कर देता है। तो ये हाइपोथेसिस है, अवधारणा है महाद्वीपीय विस्थापन का, जो एक अवधारणा है, ये आपकी FB टेलर के द्वारा दी गई थी। और इन्होंने बताया था, इनका मानना था कि ये जो प्लेटों की मूवमेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हर बंदे के अपने अपने अलग विचार थे। जैसे एंटोनियो स्नाइडर था, इन्होंने जो मैथमेटिक्स के फादर हैं आर्किमिडीज, उनके द्वारा काम किया हुआ एक जैसे फ्लोटिंग थ्योरी है, तैराव सिद्धांत बोलते हैं, उनको बेस मान के काम किया था। ऐसे ही FB टेलर क्या कहते हैं, जब उसने मैप देखा अपना प्रेजेंट का, जो आज हम मैप देखते हैं वर्ल्ड मैप, उसमें देखा कि उसने कि बहुत सारे आपके माउंटेन ऐसे हैं जो कुछ लॉन्गिट्यूडिशनल हैं तो कुछ लेटिट्यूडिशनल हैं, कि जब ये मूवमेंट आपको लग रहा है कि कुछ तो आपके लंबाकार हैं और कुछ आपके अनुदैर्य टाइप के हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा क्वेश्चन माइंड में क्रिएट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो हुआ है इस पृथ्वी के ऊपर, कुछ मूवमेंट अलग तरीके से हुई है। तब अब इसके बारे में मैंने एक दो एग्जाम्पल लिखा है। भाई महाद्वीपों के खिसकने का जो आधार था, उसने पर्वतों का ओरिजेंटल और वर्टिकल होना माना, क्योंकि इसको मैप पे अलग अलग तरीके से, जैसे कि वर्टिकल में रॉकीज है, इंडीज़ है, अगर मैं अलग उड़ीसा की बात करूँ यूराल है, खिंगन माउंटेन है, सिकोटे माउंटेन्स हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आपको पता चलना चाहिए ये सारे के सारे लॉन्गिट्यूडिशनल हैं। इसके बावजूद ओरिजेंटल की अगर मैं बात करूँ, आल्पस है, काकेसस है, हमारा हिमालयन माउंटेन्स है, या मैं अगर बात करूँ आपको जो अपलेशियन माउंटेन्स हैं, तो ऐसे ऐसे करके आपके बहुत सारे हॉरिजेंटल भी हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये माइंड में आ रहा है कि कई जगह आपका ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ, इस तरीके से जो आपके माउंटेन्स हैं, ये कहीं ना कहीं साबित कर रहा है कि प्लेटें मूवमेंट में थी। और ये मूवमेंट जो स्टार्ट हुई है FB टेलर के अनुसार क्रिटेशियस युग में हुई है, ऐसा FB टेलर ने माना था। ये ध्यान रखना, ये मैंने ये नीचे लिखा भी है, और एक बार नेट में पूछा जा चुका है कि FB टेलर के अनुसार मूवमेंट किस युग में हुई है, क्रिटेशियस युग में। इसके बाद में कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दी गई FB टेलर के जस्ट 2 साल बाद। अब इसमें क्या है, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, न कि हाइपोथेसिस, ये आपके माइंड में होना चाहिए। तो इसने थ्योरी वर्ड लिया है और ये अल्फ्रेड वेगनर ने दी 1912 में। इसकी भी एक स्टोरी है, अगर आपको कभी टाइम मिला तो ज़रूर बताएंगे डिटेल में। तो मेरा कहने का मतलब, ये एक जर्मन स्कॉलर हैं और ये एक जर्मनी की आर्मी के अंदर एक अच्छे बड़ी पोस्ट पे काम करते थे, और एक टाइम के दौरान ये बीमार पड़ गए थे। तो उस दौरान ये जब हॉस्पिटल में इस पृथ्वी के स्ट्रक्चर को समझ रहे थे, तो उस दौरान इनके सामने कोई लेख आया, और उस लेख में ऐसा कुछ लिखा गया था कि इंग्लैंड के अंदर और अंटार्कटिका के अंदर कोयला है। उस क्वेश्चन ने इसके माइंड में कुछ खलबली ऐसी मचाई कि जिसके कारण इसका थोड़ा सा रुझान कहें, इंटरेस्ट कहें, इस फैक्ट की तरफ ज़्यादा दौड़ा। और जब इसने इसके ऊपर डिटेल निकालनी चाही, तो इसका जो खुद का जो सब्जेक्ट, अगर मैं कहूँ, जैसे ये क्लाइमेटोलॉजिस्ट भी हैं और जियोलॉजिस्ट भी हैं, उस नॉलेज ने इसको बड़ा सपोर्ट किया और इसके ऊपर इसने अच्छा काम किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि उसकी अगर हम डिटेल को पढ़ेंगे तो इसके माइंड में क्या था कि इंग्लैंड या अंटार्कटिका के ऊपर कोयला कैसे हो सकता है।
कोयला तो वहाँ मिलता है जहाँ पे आपका सूर्य की किरणें 90 डिग्री के एंगल पे गिरती है, या मेरा कहने का मतलब फुल रेनफॉल हो, फुल तापमान हो, तब वहाँ पे वेजिटेशन कवर ज़्यादा होगा, और वेजिटेशन कवर ज़्यादा होगा फिर एंडोजेनेटिक मूवमेंट होगी, फिर वो क्या पता ज़मीन के अंदर चले जाएँ, उसके बाद में कोयला बनेगा। परंतु इंग्लैंड में तो कोयला नहीं हो सकता, वहाँ पे इतनी वेजिटेशन कवर ही नहीं है, ना ही अंटार्कटिका पे है जहाँ पे 2-2 किलोमीटर मोटी बर्फ़ है। तो ऐसे कैसे? फिर इसके माइंड में कुछ ऐसी ऐसी बातें उठती हैं कि शायद सूर्य ने अपनी लोकेशन चेंज कर ली हो, कभी इंग्लैंड वाले लेटीट्यूड पे रहा हो, कभी अंटार्कटिका वाले लेटीट्यूड पे रहा हो। फिर इसके माइंड में आया कि अगर तुम सूर्य को कभी इंग्लैंड के लेटीट्यूड पे रखोगे, कभी अंटार्कटिका पे रखोगे और एट प्रेजेंट में इक्वेटर पे रखोगे, तो कहीं ना कहीं शायद आप एक हंसी के पात्र तो न बन जाएं। तब उसने इस चीज़ को कहीं ना कहीं इससे स्किप कर लिया कि नहीं, ये बात नहीं चल पाएगी। तो फिर उसने इसके ऊपर क्या देखा कि कुछ और हुआ है। फिर या तो क्लाइमेटिक जोन चेंज हुए थे, वो सूर्य के खिसकने पे उठते थे। फिर उसने और देखा, फिर उसने देखा कि कुछ और भी हो सकता है। जब उसने उस मैप को देखा और उसने देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि कहीं ना कहीं आपकी फिट हो रही हैं, उसके ऊपर इसका माइंड दौड़ा। तो जो पेंजिया था, इसके ऊपर मैं बात बताना चाहूँगा अब आपको, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इनकी बुक्स वगैरह को द ओरिजिन ऑफ कंटिनेंट एंड ओशियन मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ये नेट में पूछी गई है, 1924 में आई थी, इंग्लिश में ट्रांसलेट होके, जबकि हालांकि फर्स्ट टाइम इनका जो काम था 1912 में था। और इसने बताया कि अलग अलग एरिया में कहने का मतलब क्लाइमेट में चेंज हुआ है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अब मैं बताना चाह रहा हूँ, इसका क्लाइमेटिक जोन का जो कंसेप्ट था वो तो इसका सेट नहीं हो पाया। फिर इसके माइंड में आया कि कहीं ना कहीं शायद ये कंटिनेंट आपस में जुड़े हुए थे। क्या पता अंटार्कटिका कभी इक्वेटर के पास रहा हो, इंग्लैंड आपका इक्वेटर के पास रहा हो। इस चीज़ को देख के ये माइंड में चल रहा था इसके। तब इसने देखा कि जो बे ऑफ गिनी है, यहाँ पे बे ऑफ गिनी पे इसने देखा कि यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका का ये उभरा हुआ ब्राज़ील वाला स्थान है, यहाँ पे सेट हो रहा है, जिसको मैं जिग्सा फिट कह सकता हूँ। और ये बे ऑफ बंगाल के अंदर ऑस्ट्रेलिया सेट हो सकता है। ऐसे कर करके इसने देखा कि एक ज़मीन का ऐसा एक टुकड़ा सा तैयार हो रहा है जो इकट्ठा हो रहा था पूरे पूरा एट प्रेजेंट में हमारे वर्ल्ड मैप को अगर देखा जाए तो इसको देखा कि ये क्या बन गया। तो इसने देखा कि चारों ओर एक पानी की बहुत बड़ी वाटर बॉडी बन रही है, और ये एक पूरा आपका सरफेस एरिया बन रहा है। तो इस पूरे सरफेस एरिया को इसने पेंजिया नाम दिया, और इसके चारों ओर फैले हुए वाटर बॉडी को इसने पैंथालासा नाम दिया। तो यहाँ पे इस चीज़ को प्रूव करने के पीछे इसने बहुत ज़्यादा मशक्क़त की, और रियल में इसकी मशक्क़त ऐसी थी कि आज भी पूरा वर्ल्ड इसको पढ़ता है कि हाँ, कभी पृथ्वी ऐसी थी, आपस में ये कंटिनेंट कभी जुड़े हुए थे, और फिर ये धीरे धीरे अलग हुए, और कभी न कभी फिर ये वापस में जुड़ जाएंगे। इसके पीछे ये क्या कहता है? ये कहता है कि ये कभी न कभी जब ये ऐसे थे और ये दूर गए हैं, तो इसके पीछे टाइडल फोर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। क्योंकि दो फोर्स की बात कर रहा है, टाइडल फोर्स का और एक ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो टाइडल फोर्स के द्वारा तो ये एग्जांपल देता है कि जो एट प्रेजेंट में जब आप वर्ल्ड मैप देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, जो क्योंकि ये आपके सामने तो आपका पेंजिया है, तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो कभी अफ्रीका और यूरोप के बिल्कुल सेट होते थे पास में, ये पश्चिम की तरफ गए हैं, वेस्ट की तरफ गए हैं, जिसके पीछे टाइडल एनर्जी ने काम किया है। जबकि ऑस्ट्रेलिया जैसे, इंग्लैंड जैसे, अंटार्कटिका जैसे साउथ में गए हैं, इसके पीछे कारण रहा है कि इक्वेटोरियल एरिया में एक उभार होता था, और उभार जब हो जाता है तो हमेशा ही वो नीचे की तरफ खिसकता है। तो इंग्लैंड आपका नॉर्थ की तरफ खिसक गया, और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका नीचे की तरफ खिसक गए, जिस वजह से आपके आज बिखरा हुआ हमें स्वरूप नज़र आता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर ये कहता है इसको, इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कि कुछ ऐसे जीव, कुछ ऐसे वेजिटेशन कवर, ऐसे पक्षी, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये कभी आपस में जुड़े हुए थे। जैसे कि आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि आपका साइनोजेंथस आपको दिख रहा है, ये आपका साउथ अमेरिका और अफ्रीका के अंदर आज भी पाया जाता है, जो कहीं ना कहीं साबित करता है कि ये कभी आपस में जुड़े हुए थे। तभी तो कुछ इस साइड में रह गए, कुछ अफ्रीका की तरफ चले गए। ऐसे जैसे ग्लाइसोप्टेरिस आपकी जो वेजिटेशन थी, जो ये ग्रीन वाली दिख रही है आपको, ग्लाइसोप्टेरिस पूरे के पूरे गोंडवाना लैंड में, गोंडवाना लैंड भी ध्यान रखिए, गोंडवाना लैंड का मतलब क्या है? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये ऐसे करके जो साउथ का पार्ट है ये आपका क्या है? गोंडवाना लैंड। और अपर का जो पार्ट है वो आपका क्या रहेगा? अपर में क्या? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और यूरेशिया, ये जो पार्ट रहेगा ये आपका अंगारा लैंड का रहेगा, तो इसमें दिखाया नहीं गया है, थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है।
तो ऐसे ग्लाइसोप्टेरिस का, ऐसे मेसोसोर्स आपका अफ्रीका कंटिनेंट और साउथ अमेरिका में रहेगा, और इंडिया, अफ्रीका और जो आपका अंटार्कटिका, यहाँ पे लिस्टोसोर्स नाम के जो जीव है वो मिलेंगे। और जो एक लेमिंग्स नाम का भी जीव आपको देखने को मिलता है, आपको बता दें, लेमिंग्स नाम का जो जीव रहेगा वो आपका यूरोप से नॉर्थ अमेरिका की तरफ जब आते हैं पक्षी उड़ के, जीव तैर के, तो उनके आने की या उड़ के आने की या तैर के आने की जो टेंडेंसी है वो आज भी हमें साबित करती है कि कभी न कभी ये आपस में जुड़े हुए थे, ये अपने परिवार वालों के, अपने रिलेटिव्स की याद में इनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ है, यहाँ पे इसके कुछ एविडेंस भी लिखे गए हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। अब इन एविडेंस के ऊपर पेपर में कई बार पेपर में प्रश्न आया है, परंतु उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें लिखा है कि वैगनर ने महासागरों की तली तथा महाद्वीपों की स्थिरता की विचारधारा को गलत सिद्ध करने के लिए अपनी कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का प्रतिपादन किया, और इन्होंने सरफेस एरिया वाले पार्ट को पेंजिया बोला, और जो आपका वाटर बॉडी वाला पार्ट था जो पेंजिया के चारों ओर का, उसको पेंथालासा, और जो अंगारा लैंड है वो ऊपर वाला जो अभी मैं बता रहा था, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, चाइना कह सकते हैं आप, या यूरेशिया कह सकते हैं, गोंडवाना लैंड में नीचे का पार्ट आ गया था। ये आपको ध्यान होना चाहिए, यहाँ से पेपर में प्रश्न आने की पूरी पॉसिबिलिटी है आपकी। तो फिर इसने बताया कि पेंजिया का 2 तरीके से आपका डिवीज़न हुआ है, जिसमें मैंने बताया कि ये आपका इक्वेटर लाइन से पोल की तरफ मूवमेंट, और एक आपका वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ, जिसके पीछे सूर्य और चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति, यानी सूर्य और चंद्रमा की वजह से ही तो आपकी टाइडल एनर्जी आपकी डेवलप होती है, तो वो आपको पता है। तो सूर्य व चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के कारण आपकी बड़ी बड़ी वेव्स चली। हालांकि यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं, जब इसने कहा कि टाइडल एनर्जी की वजह से आपके कंटिनेंट खिसक गए, तब कुछ आलोचकों ने कहा कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता कि समुद्र में लहरें इतनी ताकतवर या इतनी ऊंची उठें, इतनी पावरफुल उठें कि कंटिनेंट के कंटिनेंट ही खिसक जाएं। तब इसने क्या कहा कि देखिए, मैं अपनी मूवमेंट कार्बोनिफेरस युग से मान रहा हूँ अपनी प्लेट टेक्टोनिक की, क्योंकि ध्यान रखिए जैसे एफ.पी. टेलर ने क्रिटेशियस युग को चुना था अपनी मूवमेंट के लिए, प्लेट टेक्टोनिक के लिए, इसने कार्बोनिफेरस युग को बेस मान के अपनी बातें रखी थी, ठीक है। और इसने बताया कि कार्बोनिफेरस युग में क्या होता था, जो आज चंद्रमा आपको दिख रहा है पृथ्वी से कई लाखों किलोमीटर दूर है, तो चंद्रमा कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के बहुत नज़दीक होता था, और इतना नज़दीक होता था कि नज़दीक होने के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो गया, और ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होने की वजह से पृथ्वी जो आज 24 घंटे में चक्कर लगाती है वो आपका 4 घंटे में लगा लिया करती थी, यानी आपका जो दिन की अवधि है वो 4 घंटे होती थी। तो यानी 6 गुना टाइम बढ़ गया आज। तो मैं कह सकता हूँ कि उस टाइम पृथ्वी की 6 गुना स्पीड ज़्यादा थी, और स्पीड ज़्यादा होगी तो वेव्स भी पावरफुल होंगी। तब उसने अपने आलोचकों को कहा कि देखिए, मैं ज़्यादा उस पर बहस नहीं करूँगा कि आप ऐसे करिए भाई, चलो मान लिया कि टाइडल वेव्स कंटिनेंट को नहीं खिसका सकती, परंतु मैं कहता हूँ कि आज जो पृथ्वी की स्पीड है आप इसकी 6 गुना स्पीड कर दीजिए, फिर देखना क्या वेव्स उठेंगी, और जब वो वेव या लहरें उठेंगी तो आपको किस तरीके से एक कंटिनेंट को खिसका सकती हैं। तो इसने बड़ा एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दी थी, कहने का मतलब अगर वेस्टर्न डायरेक्शन में आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका गया है, तो बड़ा अच्छा इनका एक्सप्लेनेशन था। तो जिसको इसने क्या बताया, भाई ये टाइडल एनर्जी की वजह से ऐसा पॉसिबल हुआ है। और इसने आगे लिखा हुआ है कि वैगनर महोदय ने ध्रुव से भूमध्य रेखा के क्षेत्रों में बदलाव को वेंडरिंग ऑफ पोल्स कहा है, यानी नॉर्थ में जो इक्वेटोरियल एरिया में जो उभार था, राइज था, उभार था, तो वहाँ से आपको पता है कि एक रेत का टिल्ला भी हो तो ज़्यादा ऊंचाई होने पे रेत वापस फिसल जाता है। तो ऐसे ही इंग्लैंड जैसे देश या अंटार्कटिका जैसे जो बड़े सुपर कंटिनेंट टाइप में अगर हम कैसे कहें, अगर बहुत बड़ा कंटिनेंट है वो भी आज, तो ये जब इक्वेटर के ऊपर थे तो उभार था, तो एक टाइम ऐसा हुआ जब ऐसा टाइम चल रहा था तो वो भी आपके नीचे की तरफ आ गई, यानी पोल की तरफ आ गई इक्वेटर से, जिसको वेंडरिंग ऑफ पोल्स कहा जाता है। और नेक्स्ट लाइन पे लिखा गया है कि हैरी हैस नाम का एक स्कॉलर हुआ है, उसने भी तो इसके ऊपर काम किया है। बिल्कुल, हैरी हैस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग कंसेप्ट दिया था 1960 में, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पीजीटी एस्टेट में भी और नेट में भी। इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए समुद्र तले में हलचल को प्रमुख माना। बिल्कुल सही माना। इसका मानना था कि देखिए प्लेटें मूवमेंट करती हैं,
टेलर ने भी माना है ऐसा क्रेटेशियस युग को बेस मान के, फिर वैगनर ने बेस माना कार्बोनिफेरस युग, फिर ये आपका हैरी हेस कहता है कि भाई रियल में प्लेटें मूवमेंट कर रही हैं, कंटिनेंट मूवमेंट कर रहे हैं। और इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आज अटलांटिक ओशियन आपका फैल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मिड अटलांटिक रिज का आपको पता है जो नीचे से लावा मैग्मा आ रहा है, और इसकी वजह से जो अटलांटिक ओशियन का सी फ्लोर है वो स्प्रीड होता जा रहा है, फैलता जा रहा है। और ऐसी सिचुएशन में नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन जो प्लेट्स हैं, या मैं कहूँ अमेरिकन प्लेट्स कहूँ, या मैं नई दुनिया के नाम से जाना जाता है इन दोनों को, तो इस दुनिया को कहूँ, ये वेस्ट की तरफ बढ़ रही हैं, यानी पश्चिम की तरफ, यानी प्रशांत महासागर की तरफ। तो प्रशांत महासागर सिकुड़ रहा है और अटलांटिक ओशियन आपका फैल रहा है। ये साबित करता है कि प्लेटें मूवमेंट करती हैं, महाद्वीप विस्थापित हो रहे हैं, ऐसा हैरी हेस कहते हैं। ऐसे ही आर्थर होम्स भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कॉलर रहे हैं। 1928 में इन्होंने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दी, यानी इन्होंने बताया कि पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में एंडोजेनेटिक मूवमेंट होती है, और जब लावा मैग्मा आता है तो वह प्लेटों को विदीर्ण करके, प्लेटों को तोड़ करके जब बाहर निकलता है तो प्लेटों में मूवमेंट हो जाती हैं, प्लेटें खिसक जाती हैं, ऐसा आर्थर होम्स कहते हैं। इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि कुछ एविडेंस जो हमने वैसे ऊपर आपका डिस्कस होना चाहिए था कि अभी जो आपका वैगनर ने क्या क्या एविडेंस माने थे प्लेटों को लेके, तो वो अपने माइंड में होना चाहिए। जैसे मैंने उसमें कुछ वेजिटेशन कवर और जीव जंतुओं की ऊपर बात हुई थी, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो एक तो कोल डिस्ट्रीब्यूशन, तो कोल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कहने का मतलब है कि पृथ्वी के ऊपर अलग अलग जगह पे कोल है, तो इसका मतलब ये कभी पहले आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है। दूसरा ये बोला है जिग्सा फिट, यानी शेप ऑफ द कंटिनेंट्स, यानी आपने ब्राज़ील को बे ऑफ गिनी में सेट होते देखा है, तो इसको हम जिग्सा फिट कह सकते हैं, जिग्सा फिट कह सकते हैं। या मैं कहूँ बे ऑफ बंगाल के अंदर आपने ऑस्ट्रेलिया या कारपेंट्रिया की खाड़ी वाला पार्ट सेट होते देखा है, तो वो भी आपका जिग्सा फिट का ही है। लोकेशन ऑफ अर्थक्वेक, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज भी पृथ्वी के ऊपर भूकंप आ रहे हैं, वो साबित कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि प्लेटें टकरा रही हैं बार बार, और प्लेटें टकरा रही हैं, तो यही तो प्लेट टेक्टोनिक है। ग्लेशियर, जैसे उड़ीसा के अंदर, अपने अगर इंडिया लेवल पे मैं बात करूं तो उड़ीसा के अंदर कुछ बोल्डर मिले हैं, जहाँ पे सुविंदर सिंह का एक स्टडी रीजन रहा है जो तालचेर, तो वहाँ भी हमें ऐसे लग रहा है कि क्लाइमेट में चेंज हुआ है, कभी वहाँ तक आपके ग्लेशियर होते थे, ठीक है। और मिड अटलांटिक रिज का फैलना, या मैं कहूँ सी फ्लोर स्प्रेडिंग का के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, मिड अटलांटिक जो बेस है आपका, अबिसियल प्लेन है, वो आपका फैलता जा रहा है, ये भी आपका साबित कर रहा है। या मैं कहूँ पैसिफिक ओशियन आपका सिकुड़ता जा रहा है 4 सेंटीमीटर पर ईयर की रेट से, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी रेट भी जैसे इंडियन प्लेट है आपकी 7 से 10 सेंटीमीटर की रेट से अंगारा लैंड की तरफ बढ़ रही है, या मैं कहूँ हिमालयन माउंटेन ऊपर उठ रहा है सेम रेट से। तो रॉक कंपोजिशन भी आपका साबित करता है कहीं ना कहीं कि प्लेटें कभी आपस में जुड़ी हुई थी और आज ये बिखरी हुई हैं। जैसे कि अपलेशियन माउंटेन को, यानी आप नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका को जब आप मैच करोगे, मिलाओगे, तो आपको कैसा सीन नज़र आएगा, मैं आपको दोबारा एक बार दिखा देता हूँ। जैसे जब आप ऐसा करोगे तो ये जो पार्ट रहेगा ना आपका इसका, इस इमेज में जो मोरक्को वाला है, ये पार्ट आपका अटैच हो जाएगा यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका आएगा तो अपलेशियन माउंटेन से, और यहाँ से ऊपर जो पार्ट है आपका यूरोप वाला, तो यहाँ से ये इससे अटैच हो जाएगा किसके साथ, एटलस पर्वत के, यानी यहाँ पे अपलेशियन, ये एटलस, और यहाँ पे आल्पस, फिर आपका दिनारिक आल्पस, पिंडस आल्पस, ऐसे ऐसे करके। तो इन रॉक्स कंपोजिशन का आपस में मैच करना भी साबित करता है कि ये कभी आपस में जुड़े हुए थे। नेक्स्ट पे बात की जाए तो लोकेशन ऑफ अर्थक्वेक, ये सॉरी दोबारा रिपीट हो गया। इसके बाद में आपसे पूछे जा सकते हैं कि कितनी मुख्य प्लेट हैं, कितनी छोटी प्लेट हैं, और किस स्कॉलर ने कितनी मानी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रहे 1968 में मॉर्गन ने पूरी पृथ्वी को 6 बड़ी और 14 छोटी प्लेटों में बांटा है, आपको ध्यान रहे। और इसी ईयर ली पिचोट के द्वारा 6 बड़ी और 9 छोटी प्लेटें, क्योंकि पेपर में कई बार मैच करना आ जाता है तब हमारे लिए समस्या बन जाती है। 1984 में स्ट्रालर ने पृथ्वी को 12 प्लेटों में बांटा, जबकि 1995 में जो NGS है, नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, तो उसका कार्टोग्राफिक डिपार्टमेंट ने पूरी पृथ्वी को 7 बड़ी और 16 छोटी प्लेटों में डिवाइड किया है। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ये कहती है
क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटियाँ, कुछ स्कॉलर ये कहते हैं कि इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दोनों एक ही हैं, इसलिए इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाना चाहिए, परंतु कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है ये अलग अलग हैं। अब इस तरीके से अलग अलग स्कॉलर के द्वारा अलग अलग काम किया गया है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि 1980 तक छोटी बड़ी मिला के टोटल 24 प्लेटों की स्टडी हो चुकी है। और नेक्स्ट लाइन में ये बताया गया है कि पृथ्वी की घूर्णन बल, ज्वारीय बल के कारण भिन्न भिन्न प्लेटों की गति करने की दिशा में भिन्न भिन्न बदलाव आया, जिसे मानचित्र पर दर्शाया गया है। एक ऐसा मैप है जो आपको अलग से दिखाया जाएगा, परंतु यहाँ पे मेरा कहने का मतलब क्या है कि इस शायद PDF में नहीं दर्शाया गया है। तो यहाँ पे एक मैप था, तो उस मैप में ये बताया गया है कि आपको पता होनी चाहिए कि गोर्डा प्लेट कहाँ पे है। जैसे नॉर्थ पूरा वर्ल्ड का आप मैप लगाओगे यहाँ पे कि गोर्डा प्लेट कहाँ है, जुआन डी फूका प्लेट कहाँ पे है, रिवेरा प्लेट कहाँ पे है, ओरेगन प्लेट कहाँ पे है, फिर आपका नाजका कहाँ है, कोकोस कहाँ है, और स्कॉटिश कहाँ है, कैरेबियन कहाँ है। ऐसे कर करके नॉर्थ टू साउथ और कौन सी प्लेट की क्या दिशा है, किस डायरेक्शन में जा रही है, किस डायरेक्शन में आ रही है, कौन सी कन्वर्जेंट है, कौन सी डाइवर्जेंट है, कौन सी ट्रांसफॉर्मल है, ये पूरे का पूरा आप सबको पता होना चाहिए। पिछले 2019 के स्क्रीनिंग में भी आया था ये, और नेट में कई बार पूछा गया है कि कौन सी प्लेट की क्या डायरेक्शन है। तो वो आप मैप अपने स्पेक्ट्रम का जो ओरिजिनल जो नोट्स हैं उसके अंदर वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ आपको आने वाली परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी दुआ रहेगी कि आपके लिए हर टॉपिक्स एक मील का पत्थर साबित हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।